Hello and welcome to UPSC Prep World. This is lecture number 14th in the Environment and Ecology series of UPSC CSC preparation. In the last lecture, we studied about mangrove ecosystems, their adaptations, their importance, mangrove distributions in India, and we also solved lots of PYQs related to those topics. In this lecture, we will study about coral ecosystem. This is one of the very important ecosystem in whole biosphere. Let's start. Coral reefs. What are coral reefs? Coral reefs are one of the most diverse habitats in the ocean. तो कोरल रीफ जो होता है वो बहुत ही डाइवर्स हैबिटेट होता है ओशन का, और जनरली दो टाइप के कोरल्स मिलते हैं हमको, हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स। तो हार्ड कोरल्स जो होते हैं वही रीफ बनाते हैं, ओनली हार्ड कोरल्स बिल्ड रीफ्स। कोरल्स बहुत टाइप के होते हैं। सॉफ्ट कोरल्स होते हैं जैसे सी फैंस, गोंगोरनियंस। सॉफ्ट कोरल्स जो होते हैं वो रीफ्स नहीं बना पाते हैं। रीफ क्या होता है? हार्ड कोरल्स जो है वो कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस से ये छोटे छोटे जो आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये पैचेस एक तरह से होते हैं, और ये धीरे धीरे जब वो कोरल्स वहाँ पे रहते हैं और ग्रो करते हैं तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स वो बनाते जाते हैं जिनको रीफ्स कहते हैं। तो कोरल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हार्ड कोरल्स, सॉफ्ट कोरल्स, जिसमें सॉफ्ट कोरल्स जो हैं वो रीफ नहीं बनाते हैं, ओनली हार्ड कोरल्स बिल्ड रीफ्स। While the majority of the coral reefs are found in tropical and subtropical waters, there are also deep water corals in colder regions. तो हम जनरली अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई थी हम जानते थे कि कोरल्स जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं, क्योंकि उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये भी पाया गया है कि डीप वाटर्स में भी कोरल्स कोल्डर रीजन्स में मिलते हैं। लेटेस्ट रिसर्च कुछ आए हैं उसमें यूएनईपी ने तो ये भी बोला है कि देयर आर मोर कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स वर्ल्ड वाइड दैन ट्रॉपिकल रीफ्स। तो अभी तक तो हम ये जानते थे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में ही कोरल रीफ्स होते हैं, और इसलिए हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं कि मैक्सिमम आपका सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में ही कोरल रीफ्स मिलते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है पिछले 15-20 सालों में, उसके बेसिस पे यूएनईपी का स्टेटस ये आया है कि कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स इनफैक्ट हो सकता है कि ट्रॉपिकल रीफ से भी ज़्यादा हो। तो हो सकता है हम फ्यूचर में कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में जानें, और उसके बारे में हमें और डिटेल में पढ़ना होगा। हमारा जो स्टडी है और एक्सटेंसिव रिसर्च जो हुआ है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोरल्स के बारे में ही है। और द लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कोरल रीफ इज रॉस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे। तो नॉर्वे के आसपास रॉस्ट रीफ है, वहाँ पे लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कोरल रीफ पाया गया है। अब कोरल रीफ होते क्या है? कोरल रीफ आर कॉमनली नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस। तो कोरल रीफ जनरली जैसे हमारे टेरेस्ट्रियल रेन फॉरेस्ट होते हैं, तो कोरल रीफ को ओशियंस का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। रीफ बिल्डिंग कोरल विल फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर एल्गे जूजेंथले। तो हमने पढ़ा भी था कोरल्स जो हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं जूजेंथले, ये एक एल्गे होता है, ये फोटोसिंथेटिक एल्गे होता है, इसके साथ ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं जहाँ पे दोनों को फ़ायदा होता है। कोरल रीफ्स आर colonial organisms made up of individual polyps that are connected by a layer of living tissue. The algae lives within the cell of coral endodermis, that is the innermost lining of the animal. देखिए ये पूरा जो एक ऑर्गेनिज्म है इसको बोलते हैं पॉलिप, और इस पॉलिप के ये जो छोटे छोटे टेंटिकल्स हैं उसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो इस टेंटिकल्स में जो ये ग्रीन कलर के आपको जो दिख रहे हैं ये हैं जूजेंथले, ये है एल्गे। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पॉलिप, और ये जो इसके टेंटिकल में जो ये पाए जाते हैं ये एल्गे होता है जूजेंथले, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, और दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब दोनों के बीच में क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ये हम देखते हैं। तो देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है कोरल रीफ में, द कोरल पॉलिप प्रोवाइड्स द एल्गे विथ प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट एंड सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो ये जो कोरल पॉलिप होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है कोरल पॉलिप, ये ऑर्गेनिज्म कोरल पॉलिप, ये जूज़ैंथले जो इसके टेंटिकल्स में होते हैं उसको, ये जूज़ैंथले इसको हम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए ये एल्गे है। तो ये कोरल पॉलिप प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स होता है, और द कोरल पॉलिप्स ऑल्सो रिसाइकिल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द एल्गे एंड सप्लाइज द जूज़ैंथले विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो जूज़ैंथले है, जूज़ैंथले, और ये है पॉलिप। तो जूज़ैंथले को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये पॉलिप इसको CO2 भी प्रोवाइड करता है और जूज़ैंथले का जो वेस्ट है उसको भी रिसाइकिल करता है। और जूज़ैंथले क्या करता है? द जूज़ैंथले इन टर्न प्रोवाइड्स द कोरल पॉलिप विद द नेसेसरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जूज़ैंथले जो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस, उससे कोरल पॉलिप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रोवाइड करता है जो कि अपने फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में वो बनाता है। तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सर्वाइव करने में मदद करते हैं और इसलिए दोनों के बीच ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब कोरल का जो सर्वाइवल है, कोरल रीफ का सर्वाइवल का आइडियल इन्वायरमेंट क्या होता है? तो द सरफेस वाटर टेम्परेचर ऑफ द ओशन मस्ट नॉट बी लेस देन 20 डिग्रीज। तो अभी हमने जस्ट देखा कि कोल्डर एरियाज़ में, डीप एरियाज़ में भी हमको कोरल्स मिले हैं, लेकिन हमारा जो अभी पहले का जो रिसर्च है वो जनरली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ का है। उसमें हमने देखा है कि ओशियन वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। अगेन दे विल नॉट फ्लरिश वेयर द कोल्ड करंट फ्लोज एंड अराउंड द कोल्ड अपवेलिंग जोन्स एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज बिलो द आइडियल रिक्वायरमेंट। तो इस पिक्चर में देखिए, जहाँ जहाँ कोल्ड वाटर करंट्स फ्लो करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, वहाँ पे हम देखेंगे कि कोरल्स नहीं होते हैं, और जहाँ पे अपवेलिंग जोन्स होते हैं। तो सी वाटर का टेम्परेचर प्रोफाइल अगर हम देखें तो सी वाटर जो सरफेस है और डीप ओशियन, तो उसके बीच में अगर हम चेंज ऑफ टेम्परेचर देखेंगे तो हायर टेम्परेचर से चेंज होते हुए लोअर टेम्परेचर में जाता है, और हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। तो नीचे कोल्ड वाटर होता है, जब अपवेलिंग होता है तो कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने के कारण ऊपर का सरफेस टेम्परेचर को वो ठंडा कर देता है। तो इसलिए 20 डिग्री से जब नीचे हो जाता है तो वहाँ पर भी अपवेलिंग जो जोन्स हैं वहाँ पर भी कोरल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और द कोरल्स आर नॉट फाउंड एट द डेप्थ एक्सीडिंग 180 फीट बिकॉज बिलो दिस डेप्थ द सनलाइट इज टू फेंट फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। और जैसे कि जूज़ैंथले एल्गे होते हैं, उनको सनलाइट ज़रूरत होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 180 to 200 फीट तक ही जूज़ैंथले सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। इसलिए उसके नीचे जब फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए 180 to 200 फीट के नीचे कोरल्स नहीं मिलते हैं। द वाटर शुड बी सॉल्टी एंड फ्री फ्रॉम सेडिमेंट्स। तो ये कोरल्स सॉल्ट वाटर में ही मिलते हैं और फ्रेश वाटर में वो नहीं मिलते, और फ्री फ्रॉम सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट से फ्री होने चाहिए, वो क्लियर वाटर होना चाहिए। इसलिए कहीं पर भी अगर सिल्टी कोस्ट है जहाँ पे मडी वाटर्स है या रिवर वाटर जहाँ पे सी पे मिल रही है, तो वहाँ पे एक तो सैलिनिटी कम होगा और दूसरा उनका वहाँ पे मडी वाटर होगा, तो जो कोरल रीफ होते हैं वो बहुत पोरस होते हैं, जहाँ पे कोरल पॉलिप सर्वाइव कर रहे होते हैं, वहाँ पे सिल्ट उसमें घुस जाएगा और फिर वो सर्वाइव नहीं करने देगा कोरल्स को। तो इसलिए कोरल्स देयरफॉर सर्वाइव बेस्ट इन मूविंग ओशियन वाटर well away from the silty coast or muddy mouths of the streams and rivers. The seaward side of the coral reefs is best developed because of the supply of oxygenated water along with ample supply of phytoplanktons by constant flow of waves and tides. तो देखिए, अगर ये एक लैंड मास है और इधर सी है और इस साइड भी सी है, तो जो कोरल रीफ्स डेवलप होंगे वो आपको सी साइड ज़्यादा डेवलप होंगे
इधर भी और सेम इस साइड भी, क्योंकि यहाँ से आपको फाइटोप्लैंक्टन्स का सप्लाई भी मिलता रहेगा और ऑक्सीजनेटेड वाटर भी मिलता रहेगा। और जबकि आपके लैंड साइड जो होगा वहाँ पे तो हो सकता है कि सिल्ट हो और आपका फ्रेश वाटर भी हो, जहाँ से सैलिनिटी कम होते जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको डेवलपमेंट सीवर्ड साइड ज़्यादा मिलेगा, लैंडवार्ड साइड नहीं मिलेगा। सीवर्ड साइड क्यों मिलेगा? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड वाटर और फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि हमारे एल्गे हैं, जूज़ैंथले, वो मिलते रहेंगे। तो इसलिए सीवर्ड साइड में ही हमारा कोरल रीफ का डेवलपमेंट होते जाता है, इस साइड। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग होता है पेलिंग ऑफ कलर। कोई भी कलर जो है वो डिसकलर होते जाता है तो उसको ब्लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग में हमारे जो कोरल्स हैं उनका ब्लीचिंग होते जाता है। देखिए, दिसंबर 2014 में कोरल्स हमारे कलरफुल थे और येलोइश ऑरेंज टाइप के थे, ये हेल्दी थे। और 2015 फरवरी में ये एकदम डिसकलर होके वाइट हो गए और ये डाइंग कंडीशन में आने लगे। और फिर अगस्त 2015 में देखिए ये पूरा डेड हो गए हैं, इसमें कोई भी लाइफ नहीं है, ये पूरा सिर्फ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जस्ट एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का और इसमें कोई भी लाइफ नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये हमारे जो कोरल्स हैं वो क्यों हेल्दी से डेड की ओर जा रहे हैं और क्यों उनका ब्लीचिंग हो रहा है? तो देखिए, इनके दो तरह से ये ब्लीचिंग हो सकता है। या तो द डेंसिटी ऑफ जूज़ैंथले रिसाइडिंग इनसाइड द रीफ डिक्लाइंस। तो हमारे जो कोरल रीफ होते हैं उसमें जो एल्गे रह रहे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो जूज़ैंथले हम बोलते हैं, अगर उनका कंसंट्रेशन कम होने लगे तो एक तो कंसंट्रेशन कम होने से वहाँ पर ब्लीचिंग हो जाएगा, वहाँ पर डिस्कलरेशन होने लगेगा। क्योंकि ये जो रीफ्स का कलर होता है, ये जो कोरल्स का कलर होता है, ये जूज़ैंथले के कारण ही रहता है। और जिस कलर के जूज़ैंथले रहते हैं उसी कलर का वो कोरल रीफ रहता है। अगर ग्रीन कलर के जूज़ैंथले रहेंगे या जिसको हम एल्गे भी बोलते हैं तो ग्रीन कलर का कोरल रीफ होगा, ऑरेंज कलर का होगा तो ऑरेंज कलर का रीफ होगा, और सो ऑन। या तो एक ये कारण हो सकता है कि जूज़ैंथले का ही डेंसिटी कम हो रहा हो, और दूसरा द कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विद इन द जूज़ैंथले फॉल। जो जूज़ैंथले का जो पिगमेंट्स है उसका ही कंसंट्रेशन अगर कम होने लगे तो भी ब्लीचिंग होने लगेगा। और दोनों ही केस में ये कोरल रीफ को बहुत ही हार्म हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हेल्दी कोरल रीफ डाइंग कोरल रीफ होते होते डेड कोरल रीफ में बदल जाएगा, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होगा। अब हम देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज है टेम्परेचर। तो corals live in a narrow range and seasonal spikes or lows can affect the ideal temperature zone which can result in coral bleaching। तो देखिए, कोरल्स का जो आइडियल कंडीशन होता है बहुत ही नैरो रेंज, और इसीलिए ये स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर ये टेम्परेचर रेंज ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो दोनों ही केस में कोरल्स का ब्लीचिंग होना चालू हो जाता है। किन किन कंडीशंस में इनका कोरल ब्लीचिंग टेम्परेचर के कारण हो सकता है? जैसे सडन टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, और जैसे सीजनल कोल्ड एयर आउटब्रेक हुआ, या एल नीनो इवेंट्स हुआ, जहाँ पे कि 1998 में जैसे एक हमारा एल नीनो इवेंट हुआ था, सीवियर एल नीनो इवेंट हुआ था, जो कि इंडियन ओशियन में बहुत सारे कोरल रीफ्स को ब्लीच कर दिया था। और जो ग्रेट बैरियर रीफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर भी बहुत सीवियर ब्लीचिंग हुआ था। दूसरा कॉज है सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ब्लीच करने में कोरल्स को। अगर मान लीजिए किसी कारणवश सोलर रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे मान लीजिए कोरल रीफ्स अगर अपने वाटर सरफेस से ऊपर आ गए हैं और उस पर यूवी रेज या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी अगर उस पर आ गया, और अगर पानी के अंदर भी है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस अगर सोलर रेडिएशन आ गया तो भी कोरल ब्लीचिंग हो सकता है। नेक्स्ट है सब एरियल एक्सपोजर। तो अगर रीफ्स जो हैं मान लीजिए पानी के बाहर आ जाते हैं तो उस केस में भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से सोलर रेडिएशन से और अदर फैक्टर्स से इनका ब्लीचिंग हो जाता है।
और ये जैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए टाइड्स, अगर बहुत एक्सट्रीम लो टाइड्स हो गए जहाँ पे इनका एक्सपोजर हो जाता है वाटर सरफेस से ऊपर, या फिर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस, इसमें क्या है सी लेवल ड्रॉप हो जाता है, और टेक्टोनिक अपलिफ्ट भी अगर हो, तो ये सब रीजन से कोरल्स जो है वाटर सरफेस से ऊपर आ जाते हैं, जिनके कारण इनका ब्लीचिंग चालू हो जाता है। दूसरा कारण है सेडिमेंटेशन। हमने जस्ट देखा था कि कोरल रीफ्स जो होते हैं वो पोरस होते हैं, इसी पोर्स में कोरल पॉलिप्स रहते हैं। सिल्ट और सेडिमेंट अगर आ जाएंगे तो कोरल पॉलिप्स को हैम्पर करेंगे, और ये कोरल पॉलिप्स स्ट्रेस में आएंगे और जूजेंथले को भी ब्लीच करेंगे, फिर कोरल्स को ब्लीच करेंगे। फ्रेश वाटर डाइल्यूशन, हमने देखा कि सॉल्टी वाटर प्रीफर करते हैं कोरल रीफ्स, लेकिन मान लीजिए अगर कोई एरिया है जहाँ पे इंटेंस रेन हुआ या अचानक से फ्लड आ गया और पानी अगर सी वाटर में मिक्स होने लगा, तो फ्रेश वाटर डाइल्यूशन होने के कारण क्या है कि बहुत सारे कोरल्स जो हैं वहाँ पे ब्लीच होने लगेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्टी वाटर बहुत कम हो जाएगा, और अचानक से ये कम होने से ये फिर कोरल ब्लीचिंग होना चालू हो जाएगा। फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमने यूट्रिफिकेशन एक प्रोसेस पढ़ा था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर न्यूट्रिशन अगर आ जाता है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से जूजेंथले भी ऑटोट्रॉप्स है, अगर मान लीजिए उसमें कुछ कंसंट्रेशंस जैसे यूरिया, एमोनिया, नाइट्रेट ये सब अगर मिल जाते हैं, तो जूजेंथले का डेंसिटी अचानक से 2-3 टाइम्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण क्या होता है कि कोरल्स का डाइवर्सिटी इतना वहाँ बढ़ जाता है कि आपस में कंपटीशन होने लगता है और एडवर्स इफेक्ट्स आने लगते हैं, जैसे लोअरिंग ऑफ कोरल रेजिस्टेंस एंड ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस। तो ये आपस में ही डिजीज़ आउटब्रेक का खतरा हो जाता है, जिसके कारण फिर कोरल ब्लीचिंग होना चालू हो जाता है। लेकिन ये सब जो है थोड़े लोकल फैक्टर्स हैं, ये बहुत ही ग्लोबल फैक्टर नहीं है। ये जहाँ पे कुछ पॉकेट्स होंगे जहाँ पे ये इवेंट हो रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को इफ़ेक्ट करेगा। जैसे जेनोबायोटिक्स, तो कुछ हर्बिसाइड्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स, कॉन्टामिनेंट्स जो हैं वो अगर कंसंट्रेशन अगर उनका बढ़ जाता है किसी एरिया में, यहाँ पे कोरल्स जूजेंथले को लॉस करने लगते हैं और फिर ब्लीचिंग चालू हो जाता है। तो ये भी एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड कॉज है। एपिजूटोनिक्स में भी देखेंगे कि पैथोजन इंड्यूस्ड ब्लीचिंग होता है, इसमें बहुत सारे कोरल डिजीजेस होने लगते हैं और पूरा कॉलोनी इसमें मर जाता है। जैसे पैथोजन इंड्यूस्ड, जैसे प्रोटोजोआ होते हैं वो कोरल्स को इफेक्ट करते हैं, उनको डिजीज्ड बना देते हैं और फिर उसके कारण फिर ब्लीचिंग होना चालू हो जाता है। तो जो हमारे मेजर जो ग्लोबल कॉजेज़ हैं, उसमें जो मेजर कॉजेज़ हैं वो हैं हमारे टेम्परेचर, जो कि हम ग्लोबल वार्मिंग से इसको रिलेट करते हैं, और दूसरा है हमारा सी वाटर टेम्परेचर का चेंज होना। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारा कोरल ब्लीचिंग होता है जिसके कारण से। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम ऑस्ट्रेलिया ये हम मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है और हमारा यहाँ पे साउथ अमेरिका है, तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में ये हमारा जो कोरल रीफ्स है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कोल्ड करंट एक बह रही होती है, कोल्ड करंट है ये हम्बोल्ट करंट। लेकिन जब एल नीनो होता है तो यहाँ पे ये जो करंट बह रही थी इसका सप्लाई बंद हो जाता है, और जो हमारे ट्रॉपिकल वाटर्स हैं जो कि हॉट होते हैं वो यहाँ पे आ जाती है, और ये रीजन को पूरा वो हॉट वाटर इनकम्पास कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ के जो कोरल रीफ्स हैं वो थ्रेटेंड हो जाते हैं और ब्लीचिंग होना चालू हो जाता है। तो ये हमारा ये जो पूरा एरिया है, ये देखिए ये पूरा यही एरिया है। यहाँ पे जो एरिया है वो काफ़ी इंडेंजर्ड हो जाता है कोरल ब्लीचिंग के मामले में, और यहाँ पे 1998 में जो कोरल ब्लीचिंग हुआ था वो मास ब्लीचिंग हुआ था। तो इसीलिए द कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव चालू किया गया है, जिसको हम कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव ऑन कोरल रीफ फिशरीज़ एंड फूड सिक्योरिटी भी कहते हैं। इसमें इस एरिया के जो 6 कंट्रीज़ हैं जो कि हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स, पपुआ न्यू गिनिया और
टाइमोर लेस्ते। तो ये सारे कंट्रीज़ के पार्टनरशिप में ये कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव चालू हुआ है। और ये रीजन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये रीजन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 76% ऑफ द कोरल स्पीसीज़ जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। 37% ऑफ कोरल रीफ फिश और 53% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ इसी एरिया में पाए जाते हैं। और इसीलिए इसको वन ऑफ द 3 मेगा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है अर्थ पे। और जो बाकी दो हैं वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट और कॉन्गो बेसिन। अब हम देखते हैं कोरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हमारे क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं। तो देखिए कोरल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, देखिए अंडमान में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है, लक्षद्वीप पूरा कोरल आइलैंड है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। इम्पॉर्टेंट देखने की बात है कि देखिए जहाँ जहाँ फ्रेश वाटर अगर हमारे मिल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं होते हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं हैं। और इसी तरह हमारे वेस्टर्न कोस्ट में जब जहाँ जहाँ फ्रेश वाटर मिल रहा होता है वहाँ पे कोरल रीफ्स हमको नहीं मिलते हैं। और ये लक्षद्वीप हमारा जैसे पूरा का पूरा ही कोरल रीफ आइलैंड है। ये देखिए कैसे बनता है, ये सी सरफेस है, धीरे धीरे कोरल्स अपने आप को डेवलप करते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, और कुछ पार्ट फिर सी सरफेस के ऊपर आ जाता है और वही बाद में जाके ये आइलैंड बन जाता है। तो ये जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है ये पूरा का पूरा कोरल आइलैंड है। तो ये भी हम समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ्स इंडिया में कैसा है। नेक्स्ट हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हमारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना एंड फिलीपींस। तो हम जानते हैं लार्जेस्ट कोरल रीफ जो वर्ल्ड में है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैरीन सेंचुरी इन इंडिया विद इन इट्स बाउंड्स कोरल रीफ्स, मोलस्का, डॉल्फिन्स, टॉर्टोइजेस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सी बर्ड्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन। तो इसको गेस करिए, 5 सेकेंड। देखिए इसका आंसर होगा गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में फर्स्ट मैरीन सेंचुरी इन इंडिया इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस। तो देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो कोरल रीफ्स देखा था उसमें हमने देखा था कि अंडमान एंड निकोबार में कोरल्स हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में भी कोरल्स हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में भी कोरल्स थे, लेकिन सुंदरबंस में कोरल नहीं थे। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ओनली, दैट इज ए। नेक्स्ट, द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेंटीग्रेड above pre-industrial level. If the global temperature increases beyond 3 degree above the pre-industrial level, what can be its possible impact or impacts on the world? 1. Terrestrial biosphere tend towards a net carbon source. Second, widespread coral mortality will occur. Third, all the global wetlands will permanently disappear. Fourth, cultivation of cereals will not be possible anywhere in the world. इस क्वेश्चन का आंसर्स कमेंट्स में दीजिए। देखिए, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स, ये एकदम सही हो जाएगा क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर एक नेट कार्बन सोर्स की तरह एक्ट करने लगेगा। और वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, ये भी हमने देखा है कि कोरल्स जो बहुत शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं तो वहाँ पर भी कोरल मोर्टेलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए ये भी सही है। थर्ड, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फोर्थ, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये भी गलत है, रॉन्ग है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 and 2, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। Second, more than 1/3 of the world's coral reef are located in the territories of Australia, Indonesia, and Philippines. Third, coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest. Which of the statements given is our correct statement? तो इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिए। देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स,
अभी जो हमारे रिसर्च हुआ था, हमने जो इंटेंसिव स्टडी की है उसके हिसाब से हमारा कोरल रीफ जो है, मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स हमारे ट्रॉपिकल वाटर्स में ही पाए जाते थे। हाँ, हालांकि अभी जो नए रिसर्च हो रहे हैं उसमें पाया जा रहा है कि कोल्ड एरियाज़ में भी कोरल रीफ्स हो सकते हैं और इनफैक्ट उनकी मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी भी इसमें रिसर्च होना बाकी है, इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए ये आंसर हमारा करेक्ट है। सेकेंड, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये हमने जस्ट अभी देखा था द कोरल इनिशिएटिव में। थर्ड, कोरल रीफ्स होस्ट मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये भी करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी 1, 2, 3। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ये चैप्टर ऐसे तो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कोरल जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी हमारे को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अलग टॉपिक पॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेप वर्ल्ड।